शाम का समय था। अपनी शॉपिंग के सामान को संभालती हुई नैन्सी फुटपाथ से जा रही थी। वैसे अब खरीदने का कुछ खास सामान बचा नहीं था, सिर्फ एक दो चीज़ें खरीदने के लिए बची हुई थी। वह बची हुई एक दो चीज़ें लेकर जब वापस जाने के लिए निकली तब लगभग अंधेरा हो चुका था और रास्ते पर बहुत कम लोग बचे हुए थे। चलते चलते नैन्सी को ऐसा लगा कि कोई बहुत देर से उसका पीछा कर रहा है। उसके पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह वैसे ही चलती रही, फिर भी उसका पीछा अभी भी जारी है, इसका उसे एहसास हुआ। अब वह घबरा गई। पीछे मुड़कर न देखते हुए वह वैसे ही जोर से आगे चलने लगी। इतने में पीछे से आवाज़ आई, नैन्सी। वह एक पल के लिए तो रुकी, लेकिन फिर चलने लगी। पीछे से फिर से आवाज़ आई, अरे नैन्सी सुनो तो। उस आवाज़ के लहजे से ऐसा नहीं लग रहा था कि पीछा करने वाले का कोई गलत इरादा है। नैन्सी ने चलते चलते ही पीछे मुड़कर देखा। पीछे रोहन को देखते वह रुक गई। उसके चेहरे पर परेशानी के हाव भाव दिखने लगे। नैन्सी ने सोचा, यह यहाँ भी आ गया। अब तो मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि अपना सिर कहीं पटक लूँ। वह एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आ रहा था। वह देखकर तो उसे एक पल के लिए लगा भी कि सचमुच अपना सर कहीं जाकर पटक ले। वह रोहन के उसके नज़दीक आने तक रुक गई। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नैन्सी नाराज़गी जताते हुए गुस्से से बोली। मुझ पर एक एहसान कर दो और भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो, वह गुस्से से हाथ जोड़ते हुए बोली। गुस्से से वह पलट गई और फिर से पैर पटकते हुए आगे चलने लगी। रोहन भी बीच में थोड़ा सा फासला रखते हुए उसके पीछे पीछे फिर से चलने लगा। रोहन फिर से पीछा कर रहा है, यह पता चलते ही वह गुस्से से रुक गई। रोहन ने अपनी हिम्मत बटोर कर वह फूलों का गुलदस्ता उसके सामने पकड़ा और कहा, आई एम सॉरी। नैन्सी गुस्से में तिलमिला गई। उसे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन को भी आगे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई स्वेयर आई मीन इट, वह अपने गले को हाथ लगाकर बोला। नैन्सी गुस्से में थी। उसने झटके से अपने चेहरे पर आ रही बालों की लटों को एक तरफ हटाया। रोहन को लगा कि वह फिर से जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ने वाली है। डर के मारे अपनी आंखें बंद कर उसने झटके से अपना चेहरा पीछे खिंचाया। उसके भी यह ख्याल में आया और वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसका डरा हुआ सहमा हुआ बच्चों के जैसा मासूम चेहरा देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका गुस्सा कब गायब हुआ उसे भी पता नहीं चल पाया। रोहन ने आंखें खोलकर देखा, तब तक वह फिर से रास्ते पर आगे चल पड़ी थी। थोड़ी देर चलने के बाद एक मोड़ पर मुड़ने से पहले नैन्सी रुक गई। उसने पीछे की तरफ देखा और रोहन को देखकर मुस्कुरा दिया। एक नटखट मुस्कुराहट से उसका चेहरा खिल गया था। हड़बड़ाए हुए हाल में रोहन भी उसकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिया। वह फिर से आगे चलती हुई उस मोड़ पर मुड़कर उसकी नज़रों से ओझल हो गई। भले ही वह उसकी नज़रों से ओझल हुई थी, फिर भी रोहन खड़ा होकर उधर देखता रहा। उसे रह रहकर उसकी वह नटखट मुस्कुराहट याद आ रही थी। वह सचमुच मुस्कुराई थी या ये बस मेरा एक भ्रम था? नहीं नहीं, ये भ्रम कैसे हो सकता है? यह सच है कि वह मुस्कुराई थी। वह मुस्कुराई थी, इसका मतलब उसने मुझे माफ़ कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, वो ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वो मुस्कुराना कोई मामूली मुस्कुराना तो नहीं था। उस मुस्कुराहट का कुछ और ही मतलब था। उस मुस्कुराहट का मतलब समझने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे उसे उस मुस्कुराहट के बारे में समझ में आया, उसके चेहरे पर भी वैसे ही हल्की सी मुस्कुराहट फैलने लगी। धीरे धीरे रोहन और नैन्सी एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। उनके दिल में कब एक दूसरे के लिए प्यार जग गया उन्हें खुद पता नहीं चला। झगड़े से भी प्रेम की भावना पनप सकती है, या वे खुद अनुभव कर रहे थे। कॉलेज में कोई भी पीरियड खाली होने पर भी मिलते, कॉलेज ख़त्म होने पर मिलते, लाइब्रेरी में पढ़ाई के बहाने से मिलते। मिलने का एक भी मौका वे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सब छिप छिप कर चल रहा था। उन्होंने उनका प्यार अब तक किसी की नज़रों में नहीं आने दिया था, लेकिन जो किसी की नज़रों में नहीं आए उसे प्यार कैसे कहा जाए? या फिर एक वक्त ऐसा आता है कि प्रेमी खुद में ही इतने गुम हो जाते हैं कि उनका प्रेम किसकी नज़र में आएगा, इस बात की फ़िक्र करना वो छोड़ देते हैं। लोगों को अपना प्यार पता चले, ऐसे शायद ही उनके मन में कभी आता हो। काफ़ी रात हो चुकी थी। अपनी बेटी अभी तक कैसे घर वापस नहीं आई, यह चिंता नैन्सी के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वे बेचैन होकर हॉल में चहलकदमी कर रहे थे। वैसे उन्होंने नैन्सी को पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत वह कभी नहीं की थी। कभी देर होती तो वह घर पर फ़ोन कर कर बताती थी, लेकिन आज उसने फ़ोन करने की भी जहमत नहीं उठाई। इतने सालों का उसका पिता का अनुभव कह रहा था कि मामला कुछ गंभीर है। नैन्सी किसी गलत संगत में तो नहीं फंस गई?
या फिर ड्रग्स की लत तो नहीं लगी उसे। अलग अलग प्रकार के विचार उनके दिमाग में घूम रहे थे। तभी उन्हें बाहर कोई आहट हुई। एक बाइक आकर घर के गेट के सामने रुक गई। बाइक की पीछे की सीट से नैन्सी नीचे उतरी। उसने सामने बैठे रोहन के गाल पर एक किस किया और वह गेट की तरफ निकल गई। खिड़की से नैन्सी के पिता यह सब नज़ारा देख रहे थे। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वे गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। अपनी बेटी का कोई प्रेमी है। यह गुस्सा आने का कारण नहीं था, कारण कुछ और ही था। हॉल में सोफे पर नैन्सी के पिता बैठे हुए थे और उनके सामने गर्दन झुकाकर नैन्सी खड़ी हुई थी। इन धोखेबाज परदेशियों के अलावा तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला क्या? उनका गुस्से से भरा गंभीर स्वर पूरे कमरे में गूंजा। नैन्सी के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह अपने पिता से बात करने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। तभी नैन्सी का भाई शुभम, उम्र लगभग 30 के आसपास, गंभीर, हमेशा किसी सोच में खोया हुआ, ढीला ढाला सा रहन सहन, वहाँ आ गया। वह नैन्सी के बगल में खड़ा हो गया। नैन्सी की गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। बगल में अपने भाई को देखकर उसका साहस थोड़ा सा बढ़ गया। वह गर्दन नीचे ही रखकर अपनी हिम्मत जुटाकर एक एक शब्द सोच सोच कर बोली, पापा, वह लड़का अच्छा है, आप प्लीज़ उससे एक बार मिल तो लो ना। चुप बैठो बेवकूफ़ कहीं की, मुझे उससे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो दोबारा उसके साथ दिखना नहीं चाहिए, समझी? उसके पिता ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए थे और अपने आंसू छिपाते हुए वह वहाँ से घर के अंदर दौड़ पड़ी। शुभम सहानुभूति से उससे अंदर जाते हुए देखता रहा। घर में किसी की भी पिता से बहस करने की हिम्मत नहीं थी। शुभम हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बोला, पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा ज़्यादा ही कठोर होते जा रहे हो? आपको कम से कम नैन्सी क्या बोलना चाहती थी या तो सुन लेना चाहिए था ना। और एक बार वक्त निकाल कर उस लड़के से मिलने में क्या हर्ज है? मैं उसका बाप हूँ। उसका भला बुरा मेरे सिवा और कौन जान सकता है। और अपनी नसीहत तुम अपने ही पास रखो। उसके भी तुम्हारे जैसे हाल हों या मैं नहीं देखना चाहता। तुमने भी वो परदेसी लड़की से शादी की थी ना, आखिर क्या हुआ? सारी जायदाद हड़प कर उसने तुम्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया ना, उसके पिताजी ने बोला और कदम बढ़ाते हुए गुस्से से बाहर की ओर जाने लगे। पापा, आदमी का स्वभाव आदमी आदमी में फ़र्क लाता है, ना कि उसका रंग या उसकी जात पात। शुभम बाहर जाते हुए पिताजी की पीठ की तरफ देखकर बोला। वो जाते जाते अचानक दरवाजे के पास रुक गए और इधर ही मुंह रखते हुए कठोर लहजे में बोले, और तुम्हें उसकी पैरवी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे सपोर्ट करने की। शुभम कुछ बोले इससे पहले उसके पिताजी वहाँ से जा चुके थे। उधर नैन्सी के घर के बाहर अंधेरे में खिड़की के पास छिपकर एक काला साया अंदर चल रहा सारा नज़ारा देख और सुन रहा था। अगली सुबह कॉलेज में एक लेडी टीचर पढ़ा रही थी और सभी स्टूडेंट उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, कुछ भी फैसला ना लेते हुए बीच में ही लटकने से अच्छा है कुछ तो एक फ़ैसला लेना। टीचर ने अब तक पढ़ाए पाठ का निष्कर्ष संक्षेप में बताया। नैन्सी ने छिपकर एक नज़र रोहन की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। नैन्सी ने एक नोट का बड़ा पन्ना रोहन को दिखाया। उस नोटबुक के पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लाइब्रेरी। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी पीरियड बेल बजी। पहले टीचर और बाद में छात्र धीरे धीरे क्लास से बाहर जाने लगे। रोहन हमेशा की तरह जब लाइब्रेरी में गया तब ब्रेक टाइम होने से वहाँ कोई भी छात्र नहीं थे। उसने नैन्सी को ढूंढने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। नैन्सी एक कोने में बैठकर किताब पढ़ रही थी, या कम से कम वैसा दिखावा करने की कोशिश कर रही थी। नैन्सी ने आहट होते ही किताब से सिर ऊपर उठाकर देखा। दोनों की नज़रें मिलते ही वह वहाँ से उठकर किताबों की रैक के पीछे जाने लगी। रोहन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, एक दूसरे से कुछ भी ना बोलते हुए, ना कुछ इशारा करते हुए। यह सब कुछ हो रहा था। उनका शायद यह रोज़ का काम होगा। नैन्सी कुछ ना बोलते हुए भले ही रैक के पीछे जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा था। जो भी हो, आज कुछ तो आखिरी फैसला लेना है। ऐसे कितने दिन तक हम इस साल में रहेंगे? टीचर ने पढ़ाई पाठ का जो संक्षेप में निष्कर्ष बताया था वह सही था। हमें कुछ तो ठोस फैसला लेना ही होगा, आर या पार। अब बस बहुत हुआ। उसके पीछे पीछे रोहन रैक के पीछे जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। हमेशा नैन्सी पीरियड होने के बाद लाइब्रेरी में मिलने के लिए इशारा करती है, लेकिन आज उसने पीरियड शुरू था तभी इशारा कर दिया था। उसके घर में कहीं कोई परेशानी तो नहीं? उसके चेहरे से वह किसी प्रॉब्लम में लग रही थी। अपने घर के दबाव में आकर वह मुझे छोड़ तो नहीं देगी? अलग अलग प्रकार के विचार भी उसके दिमाग में घूम रहे थे।
रैक के पीछे कोने में किसी की नज़र में नहीं आए ऐसे जगह पर नैन्सी पहुंच गई और पीछे से दीवार पर अपना एक पैर लगाकर खड़ी हो गई। रोहन उसके पास जाकर उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करते हुए उसके सामने खड़ा हुआ। तो फिर तय हुआ, आज रात 11 बजे तैयार रहो, नैन्सी ने कहा। चलो, मतलब अब भी नैन्सी अपने घर के लोगों के दबाव में नहीं आई है। रोहन को सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन उसका सुझाया हुआ यह दूसरा रास्ता कहाँ तक सही है। यह एकदम लास्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना नैन्सी? तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं? कुछ दिन रुकेंगे और देखते हैं कुछ बदलता है क्या, रोहन ने कहा। रोहन, चीज़ें अपने आप नहीं बदलती, हमें उन्हें बदलना पड़ता है, नैन्सी ने कहा। उनकी बहुत देर तक चर्चा चलती रही। रोहन को अभी भी उसकी प्लानिंग सही नहीं लग रही थी, लेकिन एक तरफ से उसका कहना भी सही था। कभी कभी तुरंत फैसला लेना अच्छा होता है, रोहन सोच रहा था, लेकिन इस फैसले के लिए मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। मुझे मेरे घर के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, हम ऐसे कितने दिन तक लटके रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रोहन एक फैसले पर पहुंचकर उस पर कायम रहने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उधर रैक के पीछे उन दोनों की चर्चा चल रही थी और इधर 2 रैक छोड़कर एक साया छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। रोहन के दिमाग में विचारों की कशमकश चल रही थी। अब वह जो फैसला लेने वाला था उससे होने वाले सारे परिणामों के बारे में वह सोच रहा था। नैन्सी के साथ लाइब्रेरी में की चर्चा से 2-3 बातें एकदम साफ हो गई थी। एक तो नैन्सी भले ही ऊपर से ना लगे, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत और जुबान की पक्की है। वह किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ेगी, या फिर वैसा सोचेगी भी नहीं। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैं भी उसकी तरह अंदर से मजबूत हूँ या नहीं? बुरे वक्त में मेरा उसके प्रति प्यार वैसे ही कायम रहेगा क्या, या बुरे वक्त में वह बदल सकता है? वह अब खुद को आजमा रहा था। वक्त ऐसा आया था, खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे भी कुछ तो ठोस फैसला लेना ही होगा, और एक बार निर्णय ले लिया तो फिर बाद में उसके कुछ भी परिणाम हो, मुझे उस पर कायम ही रहना होगा। रोहन ने आकर मन ही मन एक ठोस फैसला लिया। अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर वह अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें बैग में भरने लगा। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे मेरे घर वालों को सब बताना चाहिए क्या? सोचते सोचते उसने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर दी। कपड़े बदल कर उसने कुछ बचा तो नहीं, इसकी तसल्ली कर ली। आखिर बची हुई कुछ चीज़ें डालकर उसने बैग की चेन लगाई। उसने वो बैग उठाकर सामने टेबल पर रख दिया और टेबल के सामने रखी कुर्सी पर थोड़ा सा सुस्ताने के लिए बैठ गया। वह 1-2 पल ही बैठा होगा कि उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर डिस्प्ले देखा। डिस्प्ले पर नैन्सी लिखा हुआ था। वह तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मोबाइल बंद किया, बैग उठाया और इधर उधर देखते हुए सावधानी से रोहन मेन डोर से बाहर आया और उसने दरवाज़ा बाहर से खींचकर बंद कर दिया। फिर कंधे पर बैग लेकर कंपाउंड के गेट के पास आया। बाहर रास्ते पर उसे एक टैक्सी रुकी हुई दिखाई दी। टैक्सी के पास पहुंचते ही उसने टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर उसकी राह देख रही नैन्सी दिखाई दी। दोनों की नज़रें मिली। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वह बैग के साथ टैक्सी में घुस गया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी थी। अब उनकी टैक्सी घर से बहुत दूर जा चुकी थी और तेज़ी से दौड़ रही थी। वे दोनों खिड़की से आ जा रहे तेज़ हवा के झोंकों का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक काला साया पीछे एक दूसरी टैक्सी में बैठकर उनका पीछा कर रहा था। इंस्पेक्टर निहाल हकीकत बयां करते हुए रुक गया। डिटेक्टिव आयुष ने वह क्यों रुका यह जानने के लिए उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर निहाल ने सामने रखा गिलास उठाकर पानी का एक घूंट लिया और इंस्पेक्टर निहाल फिर से आगे की कहानी बताने लगा। टैक्सी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही निहाल और नैन्सी टैक्सी से उतर गए। टैक्सी वालों का किराया दिया। अपना सामान लेकर वे टिकट की खिड़की के पास चले गए। कहाँ जाना है या उन्होंने अभी तक नहीं तय किया था। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। निहाल ने जल्दी से उस ट्रेन का टिकट लिया। टिकट लेकर वो ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़े। 5 मिनट बाद ट्रेन वहाँ से निकल गई। ट्रेन में नैन्सी और रोहन पास में ही बैठे थे। अब एक दूसरे का ही सहारा था। कुछ समय शांत रहने के बाद नैन्सी ने अपना सिर रोहन के कंधे पर रख दिया। रोहन और नैन्सी ने आगे क्या करना है यह सोचते हुए थोड़ी चर्चा करी और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। उस सन्नाटे में नैन्सी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर उसने यह सोचा यह कैसे मुमकिन हो सकता है, और यही सब सोचते हुए दोनों सो गए। अगली सुबह रोहन की नींद खुली। उसने नैन्सी को जगाया और अनजान स्टेशन पर वह दोनों अपना अपना बैग लेकर नीचे उतरे। वहीं एक कोने में 4 आदमी राकेश, पॉल, सौरभ और रमेश पत्ते खेल रहे थे।
उनमें से सौरभ का ध्यान नैन्सी और रोहन पर गया। सौरभ ने अपने तीनों दोस्तों से नैन्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे बंद करो ये गेम, चलो एक दूसरा गेम खेलते हैं। पॉल नैन्सी और रोहन की तरफ देखकर बोला, लगता है दोनों भाग कर आए हैं। नैन्सी और रोहन स्टेशन से बाहर निकल कर जाने लगे और उन चारों ने नैन्सी और रोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। नैन्सी और रोहन एक होटल में जाकर रूम लिया। राकेश, सौरभ, पॉल और रमेश ने उस होटल को ध्यान से देखा और पॉल और राकेश उस होटल के सामने नैन्सी और रोहन के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। सौरभ और रमेश थोड़ी देर के लिए कहीं और निकल गए। पॉल से बोला, जैसे ही कोई खबर मिले हमें कॉल करना। नैन्सी और रोहन शाम को घूमने के लिए होटल के बाहर आए और उनके बाहर आते ही पॉल और सौरभ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। राकेश ने रमेश और सौरभ को कॉल किया। थोड़ी देर बाद वे चारों उनका पीछा करने लगे। नैन्सी और रोहन काफ़ी समय तक इधर उधर घूमते रहे। फिर दोनों ने आइसक्रीम का एक कोन खरीदा और दोनों एक ही कोन से आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते हुए नैन्सी की नज़र सौरभ पर पड़ी और वह रोहन से बोली, रोहन, इस आदमी को मैंने स्टेशन पर देखा था और यह हमारे होटल के बाहर भी था और यह अब यहाँ भी आ गया, कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। रोहन ने एक नज़र सौरभ की ओर देखा तो सौरभ हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। नैन्सी ने रोहन से बोला, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। वे दोनों वहाँ से निकलकर कपड़े की एक दुकान में घुसे और बाहर झांक कर देखा तो वो चारों बाहर ही खड़े इधर उधर देख रहे थे। नैन्सी और रोहन को पक्का यकीन हो गया था कि हमारा पीछा हो रहा है। सौरभ की नज़र उन दोनों पर पड़ी और वह चारों खड़े होकर बाहर निकलने का इंतज़ार करते रहे। कुछ देर बाद नैन्सी और रोहन डरे हुए उस शॉप से बाहर निकले और नया शहर होने की वजह से दोनों इधर उधर जाने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां लोग काफ़ी कम थे। नैन्सी ने पीछे मुड़कर देखा। सौरभ और उसके तीनों दोस्त अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। नैन्सी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और रोहन को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों तेज़ी से आगे की ओर जाने लगे, लेकिन आगे तो और घना अंधेरा था और पीछे वे चारों। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और नैन्सी से कहा, चलो भागो। दोनों ने जैसे ही भागना शुरू किया, सौरभ और उसके दोस्त भी उनकी तरफ दौड़ पड़े। नैन्सी और रोहन दौड़ते हुए एक अंधेरी सड़क पर जाकर पहुंचे और उन दोनों ने जैसे ही सड़क पार किया, वहां से एक ट्रक गुजरा। जब ट्रक वहां से निकला तब रोहन और नैन्सी चारों की नज़रों से गायब हो चुके थे। सौरभ ने बोला, कहाँ गए वो दोनों? राकेश बोला, यहीं कहीं छिपे होंगे, ध्यान से ढूंढो। चारों अलग होकर उन दोनों को ढूंढने लगे। नैन्सी और रोहन एक बड़े पाइप के पीछे छिपे हुए थे। तभी पॉल वहां आया और सोचा पक्का इस पाइप के अंदर ही होंगे दोनों। वो पाइप में झांक कर देखने ही वाला था। तभी राकेश की आवाज़ आई, अरे यहाँ आओ, मुझे लगता है दोनों इस तरफ भागे हैं। तभी पॉल दौड़ता हुआ वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद रोहन और नैन्सी अपने होटल के कमरे में लेटे हुए थे। उन चारों के बारे में सोच रहे थे। कब उन दोनों को नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। तो क्या रोहन और नैन्सी उन चारों हैवानों के चंगुल से बचकर निकल गए थे या कोई अनहोनी उनका इंतज़ार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए द हॉन्टेड हाउस और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।